हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस करने वाला हूं। टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा पूरे वेक्टर के प्लेलिस्ट में, क्योंकि यहां पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को समझोगे और यही टर्मिनोलॉजीज जो आप इस वीडियो में सीखोगे इसको आप आगे जाके वेक्टर अलजेब्रा में यूज़ करोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो ना कि वेक्टर अलजेब्रा पे आपका होल्ड आ जाए, आपको सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए जो कि आप इस वीडियो में सीखोगे। अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकियों के साथ भी शेयर करो सो दैट सब तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच जाए। मैं स्टार्ट यहां पे करने वाला हूं यहां पे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के साथ। आप देखते जाओ। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, पहला इंपॉर्टेंट टाइप जो मैं यहां पे लेने वाला हूं, इट इज कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स, collinear vectors are those vectors which are parallel to the same line। ये एक डेफिनेशन इसका रहेगा, या दूसरा डेफिनेशन आप बोल सकते हो कोई भी दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा ना, वो दो वेक्टर्स आपस में कोलिनियर होंगे। तो यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर मैं एक पहले लाइन एक डिफाइन करता हूं और इस लाइन के पैरेलल अगर मैं कोई भी वेक्टर यहां पे लूं, लेट दिस बी ए वेक्टर। तो मैंने अभी एक ही वेक्टर लिया यहां पे, तो अगर यहां पर मैं ए वेक्टर ले रहा हूं, इट इज पैरेलल टू दिस लाइन, और मैं यहां पे बी वेक्टर ले रहा हूं, दिस इज अगेन पैरेलल टू द लाइन। क्या मैग्नीट्यूड सेम है इनका? मैग्नीट्यूड यहां पे सेम नहीं है, क्योंकि ये जो लेंथ है ये बड़ा लेंथ है और ये छोटा लेंथ है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो आप बोल सकते हो कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मगर दोनों वेक्टर्स आपके इस पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है। ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ये एक डेफिनेशन है कि कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। दूसरा डेफिनेशन आप ये बोल सकते हो कि कोई भी ऐसे दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 0 होगा, दे आर कोलिनियर। अब मुझे कैसे पता यहां पे एंगल 0 है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका ए वेक्टर पॉइंटेड है उसी डायरेक्शन में आपका बी भी पॉइंटेड है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 0। तो कोलिनियर वेक्टर्स में दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डिफर कर सकता है, मगर इन दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 0 डिग्री के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल बिटवीन, ये बिटवीन में यहां पे लिख रहा हूं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये आपका दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है जब आपके दो वेक्टर्स क्या होते हैं? कोलिनियर। अब देखो, क्वेश्चन ऐसे आपको पूछा जा सकता है कि गिवन टू कोलिनियर वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इज 8 यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर इज 16 यूनिट, कैलकुलेट द रिजल्टेंट। ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो वहां पे एंगल की बात नहीं की होगी, जबकि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था वेक्टर बहुत आसान है, सिर्फ आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और वेक्टर्स के बीच का एंगल। यहां पर जो मैंने अभी क्वेश्चन स्टेट किया, आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो थोड़ा और क्वेश्चन और एक बार सुन सकते हो। जो क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे बताया, एंगल का मेंशन वहां पे बिल्कुल भी नहीं था, बट मैंने वहां मेंशन किया कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर से ही आपको डायरेक्ट आइडिया आना चाहिए कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 0 डिग्री। तो बहुत आसान है ना। चलो दूसरा टाइप ऑफ वेक्टर मैं दिखाता हूं। दूसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर का ही स्पेशल केस है, आप ऐसे बोल सकते हो। कहने का मतलब यह है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, आप बोल सकते हो कि वो दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे। एक बार और मैं रिपीट करता हूं। लेट अस एज्यूम आपके पास यहां पर ए वेक्टर है, ये आपका यहां पे ए वेक्टर है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और अब मैं यहां पे और एक वेक्टर लेने वाला हूं, तो लेट अस एज्यूम मैं यहां पे बी वेक्टर ले रहा हूं। ये आपका बी वेक्टर है यहां पे। अब क्वेश्चन यहां पर यह आ रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में है। बिल्कुल सही। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो इस वेक्टर का लेंथ है और जो इस वेक्टर का लेंथ है, वो सेम है। तो आप बोल सकते हो कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है। ऐसे दो वेक्टर्स को आप क्या बोलते हो? इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, एंगल बिटवीन A vector and B vector it is equal to 0 डिग्री। ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन, अगर आप A वेक्टर का मॉड्यूलस लोगे, अगेन दिस इज मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, दैट मींस आपके A वेक्टर का लेंथ कितना है वो ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहां पे बोल सकते हो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर। तो यहां पर अगर आपके पास ए वेक्टर का मॉड्यूलस बराबर होगा बी वेक्टर के मॉड्यूलस के,
तो आप बोल सकते हो कि दोनों वेक्टर्स यहां पे इक्वल है। तो आप देख सकते हो अभी तक दो वेक्टर्स हमने यहां पे डिफाइन किए। तीसरा वेक्टर मैं यहां पे डिफाइन करता हूं, तीसरे टाइप का वेक्टर, दैट इज योर एंटीकोलिनियर वेक्टर। एंटीकोलिनियर वेक्टर्स, आपके दो वेक्टर्स एंटीकोलिनियर होंगे अगर उन दो के बीच का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा या उन दो के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। मैं दिखाता हूं, आप देखते जाओ, बहुत आसान है ये। लेट अस एज्यूम आपके पास ये ए वेक्टर है, लेट अस एज्यूम ये आपके पास ए वेक्टर है, तो ये आपके पास यहां पे ए वेक्टर है। और अब आप यहां पर क्या कर रहे हो, अब मैं बी वेक्टर यहां पे लेने वाला हूं, आप देखते जाओ, और ये आपके पास बी वेक्टर है। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों पैरेलल है, यहां पे ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, ए वेक्टर का डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट, बी वेक्टर का डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट। क्या ये एक ही डायरेक्शन में है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है? ये अपोजिट डायरेक्शन में है। जब भी आपके दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, आप कहते हो कि आपके दो वेक्टर जो यहां पर है वो एंटीकोलिनियर है। इंपॉर्टेंट क्या है देख लो, और एक बार सुन लो, यहां पे दो वेक्टर्स आपको लग रहा है पैरेलल, मगर इस स्टाइल को आप पैरेलल नहीं कहोगे, इस स्टाइल को आप पैरेलल कहोगे। ये आपका पैरेलल स्टाइल है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स आर पैरेलल। तो कहने का मतलब कि कोलिनियर वेक्टर्स आर योर पैरेलल वेक्टर्स, मगर यहां पर वेक्टर्स पैरेलल नहीं है, यहां पर वेक्टर्स एंटी पैरेलल है। तो आप बोल सकते हो कि एंटीकोलिनियर वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और अब अगर आप समझो, अब आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है ना। एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे निकालते हो आप सिंपली इन दोनों वेक्टर्स के टेल्स को कोइंसाइड करो। आप इन दोनों वेक्टर्स के टेल्स को क्या करोगे, कोइंसाइड करोगे। तो देख लो मैं क्या करने वाला हूं, मैं बी वेक्टर को आगे ट्रांसलेट करने वाला हूं। कर सकते हैं ना ट्रांसलेट, मगर जब भी आप वेक्टर को ट्रांसलेट करोगे यू हैव टू ट्रांसलेट इट पैरेलल टू इटसेल्फ। तो देख लो मैं यहां पे बी वेक्टर को ट्रांसलेट करूंगा विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, विदाउट इट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो इसका कोई भी आइडेंटिटी मैं चेंज नहीं करने वाला हूं। तो ये आपका बी वेक्टर मैंने यहां पे ट्रांसलेट कर दिया, आप चेक कर लो। अब समझो यहां पे जो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको मिल रहा है, दिस इज 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि दो वेक्टर्स आपके एंटीकोलिनियर है जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। या आप बोल सकते हो कि दो वेक्टर्स एंटीकोलिनियर है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा। यहां पर अगेन मैं बोल सकता हूं कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 180 डिग्री। तो अगर मैं आपको कभी भी बताऊं कि एंटीकोलिनियर वेक्टर्स ले लो, तो आपको एंगल पता है ना दो वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अगला इंपॉर्टेंट जो आपके पास टाइप ऑफ वेक्टर है, दैट इज नेगेटिव ऑफ अ गिवन वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ गिवन वेक्टर। लेट अस एज्यूम मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं ए और यहां पर मैं लिख रहा हूं बी, दैट इज दिस इज योर टेल और इनिशियल पॉइंट मैं इसको रिप्रेजेंट ए से कर रहा हूं, दिस इज योर हेड और टर्मिनल पॉइंट मैं इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये आपके पास यहां पर ए बी वेक्टर है। नाउ दिस इज द गिवन वेक्टर, तो दिस इज योर गिवन वेक्टर। और जो आप ड्रॉ करना चाहते हो, यू वांट टू ड्रॉ द नेगेटिव ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ गिवन वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, आराम से देखते जाओ। आप बराबर इतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर लोगे, इतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेना है, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा ना। अगर इस वेक्टर का डायरेक्शन आगे की डायरेक्शन में है, इस वेक्टर को अगर आप आगे की तरफ डायरेक्ट कर रहे हो, तो नेगेटिव वेक्टर को कहां की तरफ डायरेक्ट करोगे, पीछे की तरफ डायरेक्ट करोगे। दैट विल बी द अपोजिट डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड मगर क्या लेना है, सेम लेना है। तो देख लो यहां पर मैग्नीट्यूड में सेम रखने वाला हूं, मैग्नीट्यूड में यहां पर सेम रखने वाला हूं, बट डायरेक्शन आपके पास यहां पर अपोजिट लेने वाला हूं। ये आपके पास है, मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन अपोजिट है ना इस वेक्टर का। दिस ब्लू वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर। तो इसको आप बोल सकते हो नेगेटिव ऑफ गिवन वेक्टर। दिस इज नेगेटिव ऑफ गिवन वेक्टर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अगेन आपके पास ये तो बी ही है ना, ये आपके पास ए ही है, इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस वेक्टर को, आराम से सुन लो, अगर मैं इस वेक्टर को नेम करूं, इस वेक्टर का नेम आपके पास होगा बी ए वेक्टर।
क्योंकि आप नेम कैसे करो, स्टाइल समझो। आप यहां पर जो वेक्टर था मैंने टेल पहले ले लिया ए, फिर हेड मैंने ले लिया, तो मैंने नेम इसको किया ए बी वेक्टर। मुश्किल नहीं है। नीचे वाले का टेल आपका बी है और हेड यहां पर ए है, मैं इसको लिख सकता हूं बी ए वेक्टर। अच्छा, इन दो वेक्टर्स के बीच का रिलेशन आप बोल सकते हो, इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मगर इनका डायरेक्शन क्या है, वो अपोजिट है। तो आप यहां पे लिख सकते हो इसको कि ए बी वेक्टर इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर। ये नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए मैंने यहां पे नेगेटिव लिखा। अच्छा, मैंने दो वेक्टर्स को इक्वेट क्यों किया, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड यहां पर सेम है। तो ये चीज आप समझो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बी ए वेक्टर इट इज इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि बी ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर, ये बी ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर, या आप ऐसे बोल सकते हो ए बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ दिस बी ए वेक्टर। तो दोनों चीजें सही है, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि नेगेटिव ऑफ अ गिवन वेक्टर का मतलब क्या होता है। इसको आगे जाके हम यूज करने वाले हैं। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहां नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या, अपोजिट। और इक्वेट क्यों किया, इक्वेट सिर्फ आप तब कर सकते हो जब मैग्नीट्यूड वाला पार्ट सेम होगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं बोल सकता हूं यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर। ये मैं ज्योमेट्रिकली बोल रहा हूं। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अभी तक हमने 4 टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस किए। चलो 5th टाइप ऑफ वेक्टर मैं यहां पे बोलता हूं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, आपके दो वेक्टर्स अगर ऑर्थोगोनल है ना, उन दो के बीच का एंगल जो होगा दैट विल बी 90 डिग्री। जब भी आपके दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होंगे आप बोल सकते हो दे आर ऑर्थोगोनल। अब देख लो यहां पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। आपके पास ये ए वेक्टर है, ये आपके पास यहां पर ए वेक्टर है, और लेट अस एज्यूम मैं बी वेक्टर यहां पर ले रहा हूं। लेट अस एज्यूम मैं यहां पर बी वेक्टर ले रहा हूं। तो ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जरा बताओ, तो आप यहां पे सपोर्ट को ड्रॉ करोगे ना। तो देख लो मैं इस लाइन का सपोर्ट ड्रॉ, इस वेक्टर का सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूं, देख लो। और इस वेक्टर का मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया, रेड कलर के वेक्टर का सपोर्ट भी ड्रॉ करता हूं। आराम से देखते जाओ, ये रेड कलर के वेक्टर का मैं सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूं। अच्छा, इस पॉइंट पे दोनों सपोर्ट आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पर जो आपका एंगल है दिस इज 90 डिग्री। तो अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं ये ए वेक्टर है, और मैं बोल रहा हूं कि यहां पर आपके पास बी वेक्टर है, ए और बी आपके ऑर्थोगोनल होंगे। क्यों ऑर्थोगोनल, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। मैं लिख सकता हूं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। Therefore, A vector and B vector are orthogonal. तो होपफुली अभी तक 5 टाइप मैंने बताए। अब और कुछ टाइप्स देखते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू मैं करता हूं टाइप्स के साथ। नेक्स्ट टाइप जो आपके पास यहां पर मैं लेने वाला हूं, 6th टाइप, वो यहां पर मैं आपको बोलने वाला हूं कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर मल्टीपल वेक्टर्स आपके एक ही प्लेन में होंगे आप बोल सकते हो कि वो कोप्लेनर है। आप समझो यहां पे ये बोर्ड जो मेरे पास यहां पर है ना, ये एक प्लेन है। अब यहां पर इसी प्लेन पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी प्लेन में सारे वेक्टर्स अपने ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पर लेट अस एज्यूम दिस इज ए वेक्टर, ये आपके पास यहां पे बी वेक्टर, यहां पर आपके पास सी वेक्टर, यहां पर आपके पास डी वेक्टर। जितने भी वेक्टर्स मैंने इस प्लेन में ड्रॉ किए ये सारे के सारे एक ही प्लेन में है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया जितने भी वेक्टर्स मैंने इस प्लेन में ड्रॉ किए, तो उसका मतलब ही होगा कि सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे हियर ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर कॉमा डी वेक्टर आर कोप्लेनर।
तो कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होंगे जो एक ही प्लेन में लाई करते होंगे। तो यूजुअली फिजिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जहां पर आप कोप्लेनर वेक्टर्स के साथ डील करते हो, जहां पर आप एक ही प्लेन के साथ डील करते हो, और आपके पास वहां पे 3 डायमेंशनल वेक्टर्स भी होते हैं जहां पर एक प्लेन की बजाय और मल्टीपल प्लेन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब फिलहाल के लिए यहां पर मैं कोप्लेनर वेक्टर्स की बात कर रहा हूं। अगर मल्टीपल वेक्टर्स आपके एक ही प्लेन में लाई करेंगे, वो मल्टीपल वेक्टर्स आपस में क्या बन जाएंगे? कोप्लेनर। नेक्स्ट आपके पास यहां पर स्क्यू वेक्टर्स है। स्क्यू वेक्टर्स, आप बोल सकते हो कि दो वेक्टर्स आपस में स्क्यू है अगर वो आपके पास ना ही कोप्लेनर होंगे ना ही वो पैरेलल होंगे। तो दोज वेक्टर्स विच आर नॉन पैरेलल, those vectors which are non-parallel and which are not coplanar are known as skew vectors। मैं दिखाता हूं, आप आराम से देखते जाओ। so vectors, so non-parallel vectors, मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पे non-parallel vectors and non-coplanar vectors। मतलब दो वेक्टर्स नॉन पैरेलल भी होने चाहिए, दो वेक्टर्स कोप्लेनर भी नहीं होने चाहिए, तब जाके आप बोल सकते हो कि दोज वेक्टर्स आर स्क्यू वेक्टर्स। सो नॉन पैरेलल वेक्टर्स एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर स्क्यू वेक्टर्स। तो लेट अस एज्यूम मैं यहां पर एक बोर्ड पर मैं यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं। लेट दिस बी ए वेक्टर। लेट अस एज्यूम कि ये मार्कर जो है ये रिप्रेजेंट करता है बी वेक्टर। अब समझो, यहां पर आपके पास ए वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में है, मैं बी वेक्टर यहां बोर्ड में मत ले रहा हूं, तो दैट मींस ये मार्कर भी अब आपका वेक्टर है, ये ए वेक्टर भी आपका वेक्टर है, मगर ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे, मैंने इसको यहां पे रखा हुआ है। तो यहां पर इसका कुछ डिफरेंट प्लेन होगा, इसका कुछ डिफरेंट प्लेन होगा, इसका कुछ डिफरेंट प्लेन है। तो इन दो वेक्टर्स का सेम प्लेन यहां पर नहीं है, मगर अभी तो ये पैरेलल है ना, अभी ये पैरेलल है। ये वेक्टर और ये वेक्टर अभी क्या है? पैरेलल। अब मैं इसको ऐसे रख रहा हूं। अब मैं बोल सकता हूं ना कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर किसी भी एंगल से आपको नहीं लग रहा होगा ये पैरेलल है। तो आप बोल सकते हो कि ए वेक्टर और ये मार्कर वाला जो वेक्टर, लेट इट बी बी वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर इस वक्त अभी स्क्यू वेक्टर्स है, बिकॉज दे आर नॉन पैरेलल एंड नॉन कोप्लेनर। तो होपफुली आपको डाउट नहीं होगा इसमें। तो दैट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि जब हम स्क्यू वेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, स्क्यू वेक्टर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दूसरे वेक्टर को मैं इसी प्लेन में ड्रॉ नहीं कर सकता हूं। इस चीज का आपको टेक केयर करना होगा। तो ए वेक्टर तो मैंने यहां लिया, बी वेक्टर कहां पर था? बी वेक्टर मेरे हाथ में था, किसी दूसरे प्लेन में था और इसके पैरेलल नहीं था, तब जाके दो वेक्टर्स क्या बन जाएंगे? स्क्यू वेक्टर्स बन जाएंगे। तो अभी तक हमने 7 वेक्टर्स देखे, चलो 8th वेक्टर देखते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका टेल आप फिक्स करते हो या जिसका हेड आप फिक्स करते हो, आपकी अपनी मर्जी। यूजुअली हम टेल को फिक्स करते हैं। मैं दिखाता हूं यहां पे। लेट अस एज्यूम ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेट अस एज्यूम ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैं एक वेक्टर ले रहा हूं जिसका टेल मैं यहां पर फिक्स कर रहा हूं। मैं एक वेक्टर ले रहा हूं जिसका टेल मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? फिक्स कर रहा हूं। तो फिक्स कहां पे कर दिया? कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर। और यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपका वेक्टर है यहां पे, लेट इट बी ए वेक्टर। अच्छा, ये ए वेक्टर जो है क्या ये ट्रांसलेट कर सकता है? ये ट्रांसलेशन नहीं दिखा सकता है, क्योंकि अगर आपने इसको ट्रांसलेट किया कहीं पे तो ये वाला पॉइंट मूव करेगा ना। मगर लोकलाइज्ड वेक्टर में आपका टेल क्या आप रख रहे हो? फिक्स रख रहे हो। तो ऐसा वेक्टर जिसका टेल फिक्स होगा, जो ट्रांसलेट नहीं कर सकता, ऐसे वेक्टर्स को आप लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हो। अगर ये ट्रांसलेट नहीं कर सकता तो क्या करेगा? ये रोटेशन कर सकता है। तो ये वेक्टर क्या दिखा सकता है? रोटेशन, बट ये ट्रांसलेशन नहीं दिखा सकता। सो लोकलाइज्ड वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? जिसका टेल आप क्या करोगे? फिक्स। इवन अगर आप हेड भी फिक्स करोगे वो भी चलेगा। तो लोकलाइज्ड वेक्टर जो आपके पास होगा फिलहाल के लिए, लोकलाइज्ड वेक्टर इज अ वेक्टर हुज टेल इज फिक्स्ड। मैं बोल सकता हूं ना, तो अगर आप यहां पर इसका टेल फिक्स कर रहे हो तो ये वेक्टर कोई भी ट्रांसलेशन नहीं दिखा पाएगा। सो यहां पर सिर्फ ये वेक्टर क्या दिखा पाएगा? रोटेशन दिखा पाएगा। अगर लोकलाइज्ड वेक्टर की मैंने बात की, अगला आपके पास क्या होगा? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, आप बोल सकते हो लोकलाइज्ड वेक्टर इज अ वेक्टर whose one end is fixed। तो लोकलाइज्ड वेक्टर इज अ वेक्टर whose one of the ends is fixed, वो भी आपका लोकलाइज्ड वेक्टर, वो भी डेफिनेशन सही बन जाएगा। अब नेक्स्ट मैं यहां पे बोल रहा हूं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। अगेन मैं यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं।
अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेट अस सपोज मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, ए वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर है। अब ये जो ए वेक्टर है, ना ही इसका टेल फिक्स है ना ही इसका हेड फिक्स है। आप इस ए वेक्टर को कहीं भी ले सकते हो, आप इस ए वेक्टर को कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हो। दैट मींस ये वाला जो वेक्टर आपके पास है ये नॉन लोकलाइज्ड है, क्योंकि आप इसको कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हो, आप इसको कहीं पर भी ट्रांसलेट कर सकते हो। आप देख लो। मगर और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी ट्रांसलेट एक वेक्टर को करोगे यू हैव टू ट्रांसलेट इट पैरेलल टू इटसेल्फ, तभी जाके ए वेक्टर रहेगा, वरना ए वेक्टर अपनी आइडेंटिटी को लूज करेगा। तो इस चीज का आपको टेक केयर करना है। तो ये आपका यहां पे ए वेक्टर ही होगा। तो ये आपका कौन सा वेक्टर आ गया? ये आपका नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर आ गया। अगला आपके पास होता है कनकरेंट वेक्टर्स। अगला आपके पास यहां पर है कनकरेंट वेक्टर्स। कनकरेंट वेक्टर्स अगर मल्टीपल वेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं ना एक पॉइंट पे, आप बोल सकते हो कि वैसे वेक्टर्स आपके पास कनकरेंट वेक्टर्स होंगे। मैं एग्जांपल एक दिखाता हूं। लेट अस एज्यूम मैं ये बना रहा हूं, ये आपका ए वेक्टर है और ये मैं दूसरा वेक्टर बना रहा हूं, ये आपका बी वेक्टर है। तो ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। कहने का मतलब यह है कि ये मल्टीपल वेक्टर जब एक ही बॉडी पे एक्ट करेंगे ना, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, जब मल्टीपल वेक्टर्स एक ही बॉडी पे एक्ट करते हैं, आप बोल सकते हो कि मल्टीपल वेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, ऐसे वेक्टर्स को आप क्या बोलते हो? कनकरेंट वेक्टर्स। तो जब भी आप फोर्सेस की बात करोगे, एक बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे होंगे, वो सारे के सारे फोर्सेस फिर क्या बन जाएंगे? वो कनकरेंट बन जाएंगे। जब आपके पॉइंट पार्टिकल पे, पॉइंट ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल आपके फोर्सेस लगेंगे, वो सारे के सारे फोर्सेस फिर आपस में क्या बन जाएंगे? वो कनकरेंट फोर्सेस बन जाएंगे। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो वहां पर कनकरेंट फोर्सेस बन जाएंगे, मगर अभी वेक्टर्स डील कर रहे हैं, तो ये आपके क्या बन जाएंगे? कनकरेंट वेक्टर्स। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं, आप बोल सकते हो कि वो वेक्टर्स आपस में कनकरेंट है। तो अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर अगर मैं यहां पे 11 टाइप की बात करूं, दोज आर योर कोइनिशियल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स का टेल कोइंसाइड करता है, आप उनको कोइनिशियल वेक्टर्स बोलते हो। डायग्रामेटिकली मैं ऐसे दिखा सकता हूं। अगर ये मैं यहां पे ए वेक्टर ले रहा हूं और यहां पर अगर मैं ये बी वेक्टर ले रहा हूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का टेल यहां पे क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। तो दीज टू वेक्टर्स आर कोइनिशियल। तो दीज टू वेक्टर्स आर कोइनिशियल बिकॉज इनका टेल क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अगला आपके पास होता है को टर्मिनल वेक्टर्स। को टर्मिनल वेक्टर्स को आप को टर्माइनस वेक्टर्स भी बोलते हो। तो अगर दो वेक्टर्स के हेड्स कोइंसाइड कर रहे हैं, या दो वेक्टर्स के अगर मैं बात यहां पे करूं टर्मिनल पॉइंट्स अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, आप बोल सकते हो कि वो वेक्टर्स आपके क्या बन जाएंगे? वो को टर्मिनल वेक्टर्स बनेंगे। मैं डायग्रामेटिकली दिखाता हूं। लेट अस सपोज ये आपका ए वेक्टर है और लेट अस सपोज ये आपका यहां पे बी वेक्टर है। आप देख लो, इनका हेड यहां पे कोइंसाइड कर रहा है ना एक ही पॉइंट पे, आप बोल सकते हो कि ये दो वेक्टर्स आपस में यहां पे को टर्मिनल वेक्टर्स हैं। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। लास्ट अब और कुछ टाइप्स है जिसमें मैं आपको जीरो वेक्टर के बारे में बताने वाला हूं, और हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रंट वेक्टर के बारे में, और हम बात करने वाले हैं यहां पे एग्जैक्टली हम बात करने वाले हैं रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में। तो वो वाला पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वेक्टर जो मैं यहां पे लेने वाला हूं दैट इज योर नल वेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते जाओ यहां से सीक्वेंस क्या बनेगा टाइप्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप देखते जाओ। अगला आपके पास यहां पर नल वेक्टर, ये 13th टाइप की मैं बात कर रहा हूं। नल वेक्टर को आप जीरो वेक्टर से भी जीरो वेक्टर भी कहते हो। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। जो आपका नल वेक्टर होता है ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इसका कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता। ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आपके जीरो वेक्टर की। बट इसको आप इंट्रोड्यूस फिर क्यों करते हो, वो चीज हम आगे जानेंगे वेक्टर सबट्रैक्शन में। बट फिलहाल के लिए आपका नल वेक्टर, आपका जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका जीरो मैग्नीट्यूड होगा, इसलिए तो इसको आप जीरो वेक्टर कहते हो, और इसका कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है इट हैज zero magnitude, it has no specified direction। तो
ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो नल वेक्टर को वेक्टर अलजेब्रा में, तो वो आपके पास यहां पर जीरो वेक्टर होता है। दैट मींस इस नल वेक्टर का सिंबल क्या होगा, जीरो वेक्टर, या आप इसको रिप्रेजेंट करते हो ए वेक्टर से भी। अब ए वेक्टर में अगर मैं यहां पे ए बी वेक्टर लिखता, आप बोलते हैं कि ठीक है, एक वेक्टर है जिसका हेड आपके पास बी है और जिसका टेल आपके पास ए है। अगर मैं ए बी वेक्टर यहां पे लिखूं, तो लेट अस सपोज मैं ए बी वेक्टर लिख रहा हूं। ए बी वेक्टर का मतलब आपके पास एक वेक्टर होगा जिसका यहां पे टेल ए होगा और जिसका हेड आपके पास यहां पे बी होगा। बट यहां पर अगर मैं बात करूं, ये तो इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, और ये दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है। यहां पर मैं ए वेक्टर बोल रहा हूं, कहने का मतलब कि जो आपका इनिशियल पॉइंट होगा वही आपका फाइनल पॉइंट भी होगा। तो तब जाके आप क्या बोलते हो कि नल वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होता है वही उसका फाइनल पॉइंट भी होता है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर आपके पास यहां पे 14 जो मैं लेने वाला हूं, दैट इज योर इक्विलिब्रियंट वेक्टर। इक्विलिब्रियंट वेक्टर, ठीक है। इक्विलिब्रियंट वेक्टर आपके पास एक ऐसा वेक्टर होता है जो बाकी वेक्टर्स का इफेक्ट नेगेट कर देता है। मैं एक बार और आपको कहता हूं, लेट अस एज्यूम आपके पास कुछ वेक्टर्स है, वो वेक्टर्स आपको किसी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर पहुंच जाते हैं। अब आप क्या करना चाहते हो, आप फाइनल स्टेट से वापस इनिशियल स्टेट पे आ जाना चाहते हो, तो वहां पर आप एक वेक्टर को यूज करते हो। वो वेक्टर आपके पास क्या होगा, इक्विलिब्रियंट वेक्टर। एक बार और रिपीट करता हूं, कुछ वेक्टर्स आपके पास है जो आपको इनिशियल स्टेट से कहां पे ले जाते हैं, फाइनल स्टेट पे। अब आप एक ऐसे वेक्टर को यूज करना चाहते हो जो आपको उस फाइनल स्टेट से वापस इनिशियल स्टेट पे लाएंगे। तो आप एग्जैक्टली जिस वेक्टर को वहां यूज करते हो ना, वो वेक्टर आपका इक्विलिब्रियंट वेक्टर कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि इक्विलिब्रियंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो बाकी वेक्टर्स के इफेक्ट को क्या करता है, नेगेट कर देता है। चलो एक एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, मैं सिंपली एग्जांपल लेता हूं, बट एग्जांपल स्टेट करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब भी आप बोलते हो ना कि पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आपको वहां पे स्ट्रेट लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट दिखानी होती है। पार्टिकल को अलोंग स्ट्रेट लाइन चलना पड़ेगा, तब आप बोलोगे पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है। अगर पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे चलेगा, वहां डिस्टेंस की बात होगी। डिस्प्लेसमेंट भी आप वहां पे बोल सकते हो, बट डिस्प्लेसमेंट आप बोलते हो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, वहां पर आप एक स्ट्रेट लाइन की बात करोगे। इस चीज का आपको टेक केयर करना है। अगेन, अभी मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। जब काइनेमैटिक्स वाला पार्ट लेंगे तो वहां पर मैं पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है और किन सिचुएशंस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर बराबर हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात यहां पे करूं, लेट अस एज्यूम कि आपका जो पार्टिकल है वो पॉइंट ए से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है। आपका जो पार्टिकल है वो पॉइंट ए से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है और वो पॉइंट बी की तरफ जाता है। ये देख लो, आपके पार्टिकल ने स्टार्ट कहां से किया, पॉइंट ए से, पॉइंट बी की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हो कि एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, रिबाउंड या रिट्रेस नहीं करेगा अपने पाथ को, बस सीधे चले जाएगा, ए से बी तक चले जा रहा है, और यहां पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आपका पार्टिकल कवर करेगा। और ये एरो हेड आपको क्या दिखा रहा है, पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट ए बी यहां पर है ना आपके पास, आप इसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि मैं बाद में करने वाला हूं। तो फिलहाल के लिए पार्टिकल कहां से कहां तक गया, ए से बी तक गया, ये रादर ये डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम ए टू बी आपका पार्टिकल। तो अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि पॉइंट बी पे आपका जो पार्टिकल है वो सी की तरफ चला गया। अगेन आप देख सकते हो कि पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, और अगर मैं यहां पर एक एरो हेड ड्रॉ करूं तो आपको तो डायरेक्शन भी पता चल जाएगा ना कि किस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल जा रहा है, और वो पॉइंट सी पर पहुंच गया। अब देख लो, इन दोनों, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को मैं दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इसमें किसी को मुश्किल होना नहीं चाहिए। और अगर मैं आपको यह बताऊं कि पार्टिकल ने नेट डिस्प्लेसमेंट क्या कवर किया, पार्टिकल ने नेट डिस्प्लेसमेंट क्या कवर किया, आप बोलोगे कि पार्टिकल यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया। नेट आप बोल सकते हो कि पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट यह है, फाइनल पॉइंट यह है, पार्टिकल ने यह डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, यह आप नेट बोल सकते हो। बट फिलहाल के लिए आपको यह पता है कि पार्टिकल ए से बी तक चला गया, फिर आपका पार्टिकल बी से सी तक चला गया। इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को आप वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कर लेंगे वेक्टर से रिप्रेजेंट, आप देखते जाओ। देख लो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं यहां पर सिंपली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करने वाला हूं। आप देखते जाओ, यहां पर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करने वाला हूं।
इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप अगर इस डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, लेट अस एज्यूम यहां पर आपका एंगल जो है वो अल्फा बन रहा है। अब देख लो, मैं इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के स्टाइल में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो देख लो मैं अगेन यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूं। ये देख लो, अब आपके पास यहां पर जो ए बी डिस्प्लेसमेंट है, ये ए बी डिस्प्लेसमेंट आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये डिस्प्लेसमेंट आपके एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो अब देख लो यहां पर मैं ए बी वेक्टर यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं, जो कि आपके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। वो ए बी वेक्टर आपका ये होने वाला है, और यहां पर मुझे जरूरी है कि मैं इसको अल्फा दिखाऊं। अब जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड मैंने यहां पर ले लिया, तो ये आप एज्यूम कर लो। और अगेन यहां पर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बन रहा है, वो यहां पर भी अल्फा बन रहा था। तो आप बोल सकते हो कि मैंने डिस्प्लेसमेंट का एक वेक्टर लिया, उसको ट्रांसलेट यहां पे कर दिया, और ये आपके पास पॉइंट ए है, तो ये आपके पास यहां पर पॉइंट बी है, ये आपके पास यहां पे पॉइंट बी है। तो अभी कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। अब फर्दर देख लो, पॉइंट बी पर मैं और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर सकता हूं। पॉइंट बी पे मैं और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं, आप चेक कर लो। ये मैंने और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया। दैट मींस मैं तो पॉइंट बी पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां पर मैं वेक्टर के हेड पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूंगा। यहां पर मैं थोड़ा आहिस्ता जाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं बोलने वाला हूं। तो यहां पर जैसे पॉइंट पी पे मैंने यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, यहां पर भी मैं हेड पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर सकता हूं। याद रखो, हर एक वेक्टर के हेड पे और हर एक वेक्टर के टेल पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर सकते हो। अब देख लो, यहां पर मैं यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूं, तो ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहां पर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये बी सी डिस्प्लेसमेंट जो है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेट अस एज्यूम यहां पर जो एंगल आपका बन रहा है वो बीटा बन रहा है। मैं बोल रहा हूं कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये बी सी डिस्प्लेसमेंट आप यहां पे देख रहे हो ना, अब तो मुझे इसको वेक्टर के स्टाइल में रिप्रेजेंट करना है, बट ये जो आपका बी सी वाला पार्ट है, ये कौन सा एंगल बना रहा है, बीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ, और पहले क्वाड्रेंट में है, तो यहां पर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये देख लो, ये आपका बी है, ये आपका सी एंड है, ये आपका बी है, ये आपका सी एंड है, और अगेन आप देख सकते हो कि एंगल क्या है, बीटा। तो ये एंगल मैं यहां पे बीटा लेने वाला हूं। ये देख लो, ये बीटा एंगल है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब समझ लो, यहां पे आपके ये दो वेक्टर्स ने आपको इस पॉइंट ए से, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, आपके इन दो वेक्टर्स ने आपको इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब, ए को यहां पर मैं बोल सकता हूं ये आपका इनिशियल स्टेट है, और सी को मैं यहां पे कह सकता हूं ये आपका फाइनल स्टेट है। और आपके दो वेक्टर्स ने आपको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंचा दिया। अब एक ऐसा वेक्टर जो आपको वापस इस फाइनल से इनिशियल स्टेट पे पहुंचाएगा, उसी को आप क्या कहते हो, इक्विवेलेंट वेक्टर। तो इक्विवेलेंट वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूं, यहां पे आप चेक कर लो, अगर मैं यहां पर इक्विवेलेंट वेक्टर ड्रॉ करूं, वो इक्विवेलेंट वेक्टर आपको यहां से उठाना चाहिए और वापस ओरिजिनल पोजीशन पर लेना चाहिए। तो दैट मींस मैं यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ करने वाला हूं, आप देखते जाओ। देख लो, ये जो मैंने वेक्टर यहां पे ड्रॉ किया ना, ये वेक्टर, इस वेक्टर का जो टेल है वो यहां पर है, इसका हेड यहां पर है। तो इस वेक्टर ने आपको फाइनल स्टेट से कहां ले लिया, इनिशियल स्टेट। ऐसे वेक्टर को आप क्या बोलते हो, ऐसे वेक्टर को आप इक्विवेलेंट वेक्टर बोलते हो, क्योंकि इसने आपको फाइनल स्टेट से वापस इनिशियल स्टेट पे लाया। अब आप समझो, यहां पे पार्टिकल ने मोशन यहां से स्टार्ट किया था, पार्टिकल वापस इसी पॉइंट पे आ गया। पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ये रहा, पार्टिकल का फाइनल पोजीशन भी ये बना। पार्टिकल ने नेट डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 0 वेक्टर। आपको कैसे पता 0 वेक्टर पार्टिकल ने कवर किया, क्योंकि पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन था वही पार्टिकल का फाइनल पोजीशन बन गया। पार्टिकल का जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम सेम होगा, आप बोलते हो कि वो आपका 0 वेक्टर होता है। यहां पर आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 वेक्टर। मैं 0 नहीं बोल सकता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं पार्टिकल ने 0 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। नहीं, आपको अगर एक्यूरेट फॉर्म में जाए, राइट फॉर्म में अगर मैं बोलूं, तो आपको बोलना होगा कि पार्टिकल ने कितना
डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जीरो डिस्प्लेसमेंट, रादर जीरो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो वेक्टर लगाना वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पार्टिकल का जो इनिशियल पॉइंट था वही उसका क्या बन गया, फाइनल पॉइंट। तो यहां पर पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो वेक्टर। तो आप समझ सकते हो कि मैंने जीरो वेक्टर यहां इंट्रोड्यूस तो किया था, यहां पर आपने समझा भी कि पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है वो आपने यहां पे देख लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला जो मैंने वेक्टर यहां पे ड्रॉ किया, इस वेक्टर ने आपको फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे वापस पहुंचा दिया ना, जहां से शुरू किया था वहीं वापस पहुंच गए ना, आपके सारे यहां पर इफेक्ट को उसने नेगेट करा ना। आप बोल सकते हो कि ये वेक्टर आपका यहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियंट वेक्टर होगा। तो अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। लेट अस एज्यूम मैं इसको यहां पे सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं। मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करता हूं, सी वेक्टर से। ये वाला पॉइंट जो अब बोलने वाला हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। यहां पर अगर आप देखोगे, ये आपका पहला वेक्टर है, रेड कलर का वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है। चलो इनका नेम यहां पे लेते हैं। लेट अस एज्यूम ये आपका ए वेक्टर है, लेट अस एज्यूम ये आपका बी वेक्टर है। तो ये ए, बी और सी जो है, ठीक है, ये तो पॉइंट्स है आपके। अब मैं वेक्टर्स का नाम दे रहा हूं, तो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है। अब समझो यहां पे ए वेक्टर का जो यहां पर हेड है, ए वेक्टर का जो यहां पर हेड है और बी वेक्टर का जो यहां पे टेल है, ये कोइंसाइड कर रहे हैं ना। आप बोल सकते हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम ऑर्डर में है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी आपके एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड करेगा, वो दो वेक्टर्स आपस में किस में होंगे, वो सेम ऑर्डर में होंगे। जरा फर्दर देख लो, यहां पर आपका बी वेक्टर का हेड है, यहां पर आपके सी वेक्टर का टेल है। आप चेक कर लो, इस पॉइंट पे बी वेक्टर का हेड आपके पास है और सी वेक्टर का टेल है। तो आप देख सकते हो कि बी वेक्टर का हेड सी वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। बी वेक्टर और सी वेक्टर आपके क्या है, सेम ऑर्डर में है। अब कहने का मतलब यह है, अगर आपके पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर सेम ऑर्डर में होंगे और ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, आप देखोगे कि यहां पर आपका जो नेट रिजल्ट होगा दैट विल बी जीरो वेक्टर। एक पॉइंट वो है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो यहां पे कि आपके पास ये जो सी वेक्टर है, आपके पास जो ये सी वेक्टर है, आप इसको बोल सकते हो कि ये आपका इक्विलिब्रियंट वेक्टर है, क्योंकि ये इन दो के इफेक्ट को क्या यहां पे कर रहा है, नेगेट कर रहा है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल सकता हूं ना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये तीनों का जो इफेक्ट है वो जीरो के बराबर है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे ए वेक्टर प्लस आपका बी वेक्टर प्लस आपके पास जो सी वेक्टर है, ये आपका जीरो के बराबर है। तो ये देख लो, ये आपका इक्विलिब्रियंट वेक्टर था, ये आपके गिवन वेक्टर्स थे, ये आपने खुद से बनाया। इस चीज का भी आप टेक केयर करो। अच्छा, और एक चीज देख लो यहां पे, अगर मैं यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को इवैल्यूएट करूं, आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा, मैं लिख सकता हूं ना, इट इज माइनस सी वेक्टर, दैट इज इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर। तो आपके एग्जैक्टली इन दोनों वेक्टर्स का जो नेट इफेक्ट होगा, इन दोनों वेक्टर्स का जो नेट आपके पास है, वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर। नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर इन दो वेक्टर्स का नेट है। आपके गिवन वेक्टर्स का जो नेट होता है ना, उसको आप रिजल्टेंट भी कहते हो। तो अगला टाइप ऑफ वेक्टर जो मैं यहां पे लेने वाला हूं, 15th लास्ट टाइप जो आपके पास है, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स या रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास वो वेक्टर होता है जो बाकी वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये है, एक बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये दोनों फोर्सेस मिलकर लेट अस सपोज 5 जूल का काम करते हैं, 5 जूल का काम करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, एक बॉडी पे आपके पास 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और लेट अस अज्यूम 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्सेस मिलकर कितना काम कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस मिलकर यहां पर लेट अस सपोज 5 जूल का काम कर रहे हैं। आप क्या करोगे, आप इन दोनों वेक्टर्स को, बिकॉज फोर्स इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको अभी तक नहीं पता था, आज से आप याद रख लो कि आपका फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप फॉर एग्जांपल किसी को पुश करते हो तो आप डायरेक्शन भी तो वहां पे स्पेसिफाई करते हो ना, आप किसी चीज को पुल करते हो तो वहां पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई हो रहा है ना। तो अगेन अगर मैं बात करूं, यहां पे आपका फोर्स अगेन वेक्टर क्वांटिटी है और यहां पर आपके पास ये दो फोर्सेस जो है, ये नेट कितना काम कर रहे हैं, 5 जूल का काम। आप इन दोनों फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट निकालोगे, इनका नेट निकालोगे, कंबाइंड इफेक्ट निकालोगे, वो जो इन दोनों का रिजल्ट या रिजल्टेंट या कंबाइंड इफेक्ट होगा, आप देखोगे वो भी कितना काम करेगा, वो भी 5 जूल का काम करेगा। तो या तो आप दो फोर्सेस को इंडिविजुअली डील करो और देखो कि नेट काम कितना हो रहा है, या आप इन दो फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल दो।
दैट मींस इन दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट निकालो, वो कंबाइंड इफेक्ट से भी आप निकाल सकते हो कि टोटल काम कितना हो रहा है। तो बहुत सारे वेक्टर जब होते हैं ना, आप कोशिश करते हो बहुत सारे वेक्टर्स को सिंपली किस में कन्वर्ट करने की, एक ही रिजल्टेंट वेक्टर में कन्वर्ट करने की। वो सारे वेक्टर जो जो अपना अपना इफेक्ट दिखा रहे होंगे ना, उन सब का मतलब जो मिला जुला इफेक्ट जो उनका होगा वो एक ही वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप क्या कहते हो, रिजल्टेंट वेक्टर आप कहते हो। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अगला पॉइंट देख लो, अगला पॉइंट देख लो। जैसे कि मैंने यहां पर आपको कहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो दो गिवन वेक्टर्स थे और ये दोनों का जो नेट आपको मिल रहा है इट इज नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर। मगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो नेट होगा दैट इज ऑल्सो रिजल्टेंट। दो वेक्टर्स का जो नेट आप निकाल रहे हो, कंबाइंड इफेक्ट निकाल रहे हो, दैट इज अगेन रिजल्टेंट। तो कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, यही रिप्रेजेंट करेगा आपका रिजल्टेंट। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये आपका सी वेक्टर है। अगर मैं आपको बोलूं कि नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर ड्रॉ करो, और चलो नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर जो आपके पास है, लेट अस एज्यूम कि हम इसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मींस रिजल्टेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। आराम से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। आपके पास ये सी वेक्टर है, ये जो सी वेक्टर यहां पर आपके पास है, दिस इज इक्विलिब्रेंट वेक्टर। इसी इक्विलिब्रेंट वेक्टर का आपको नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर लेना है, इसका आपको नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है। आपको करना क्या होगा, आपको इसी वेक्टर को रिवर्स करना होगा। रिवर्स कैसे करोगे, इसको टेल बनाओ, टेल बना दिया, इसको यहां पर हेड बनाओ। यहां बहुत कुछ इंटरेस्टिंग अब होने वाला है, आप चेक कर लो क्या। यहां पर अगेन अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर देखोगे ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके सेम ऑर्डर में है, क्योंकि ए वेक्टर का जो हेड है वो बी वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ए वेक्टर बी वेक्टर यहां पर क्या होंगे, सेम ऑर्डर में होंगे। फर्दर अगर मैं बात करूं, बी वेक्टर का हेड सी वेक्टर, अब यहां पर आपके पास सी वेक्टर तो ये है नहीं, क्योंकि जब मैंने इसको रिवर्स कर दिया इसका डायरेक्शन, तो रिवर्स डायरेक्शन करने पे आपका सी वेक्टर जो यहां पर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर वेक्टर में। ये आर वेक्टर आप इसको लिख सकते हो, या आप इसको माइनस सी वेक्टर भी लिख सकते हो ना, आप इसको माइनस सी वेक्टर भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि सी वेक्टर इस डायरेक्शन में था, आपने इसको रिवर्स कर दिया तो बन गया माइनस सी वेक्टर। मगर माइनस सी वेक्टर क्या आपके पास है, आर वेक्टर, तो आप इसको आर वेक्टर भी लिख सकते हो। अब समझो, यहां पर जो आपका बी वेक्टर और जो आर वेक्टर है ना, इन दोनों का हेड कोइंसाइड कर रहा है। यहां स्टाइल ये वाला चेंज हो रहा है। जब तक आपके वेक्टर का हेड, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करेगा, आप बोलते जाओगे वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। बट एक बार अगर आपके एक वेक्टर के हेड ने दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करा, आप बोलोगे कि आपके ये दो वेक्टर्स अपोजिट ऑर्डर में होंगे। या अगर फॉर एग्जांपल एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करेगा, आप बोल सकते हो कि ये दो वेक्टर्स आपस में किस ऑर्डर में होंगे, अपोजिट ऑर्डर में होंगे। तो मैं बोल सकता हूं ना, अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स यहां पर है सेम ऑर्डर में, और अगर आप एक तीसरा वेक्टर ड्रॉ करोगे अपोजिट ऑर्डर में, वो तीसरा अपोजिट ऑर्डर में जो आपने वेक्टर लिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। यही आपका ट्रायंगल लॉ है। अगेन मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मैं तो रिजल्टेंट वेक्टर समझा रहा हूं। और रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या था कि ये दो वेक्टर जो काम करेंगे ना आपस में, मतलब ये जो आपको यहां पे फॉर एग्जांपल ये जो इसका इफेक्ट होगा इस वेक्टर का, जो इस वेक्टर का इफेक्ट होगा, तो इनका जो अलग अलग इफेक्ट होगा वो आप कंबाइंड फॉर्म में देखोगे कि वो सारा इफेक्ट इस वेक्टर के थ्रू आप दिखा सकते हो। ये वेक्टर सारा वो इफेक्ट रिप्रेजेंट कर देगा जो ये इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये इंडिविजुअली इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको कंबाइंड फॉर्म में कौन रिप्रेजेंट करेगा, आपका रिजल्टेंट। तो यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स थे। यहां पर मैं थोड़ा सा तेज जाऊंगा ताकि आप रिलेट करके यहां पर जाओ। अगेन मैं यहां पे पहले नल वेक्टर की बात करूंगा या जीरो वेक्टर की बात करूंगा, जिसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है, उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है। तो अगर आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, आप बोल सकते हो नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। जीरो बोलना गलत है वहां पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो वेक्टर के बराबर हो सकता है। फर्दर अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रेंट वेक्टर की, अगर आपके पास मल्टीपल वेक्टर्स है जिन्होंने आपको किसी पर्टिकुलर इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर पहुंचाया, आप अगर एक ऐसे वेक्टर को लोगे जो वापस आपको उस फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे ले जाएगा, वैसे वेक्टर को आप क्या बोलते हो, इक्विलिब्रेंट वेक्टर। इक्विलिब्रेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो बाकी वेक्टर्स का इफेक्ट नेगेट कर देता है। कहने का मतलब अगर आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है, प्लस अगर आप उसको फिर करोगे इक्विलिब्रेंट वेक्टर, आपका नेट वहां पर जीरो आ जाएगा। तो अगर आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है प्लस उसको करो इक्विलिब्रेंट वेक्टर, आपका इन तीनों
तीनों वेक्टर्स का सम जीरो वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो जब भी आप मल्टीपल वेक्टर्स के सम को ऐड करोगे इक्विलिब्रियंट वेक्टर, वो सारे का सारा समेशन आपका जीरो वेक्टर के बराबर आ जाएगा। फर्दर अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट वेक्टर की, अगर आप डिफरेंट वेक्टर्स लोगे, वो डिफरेंट वेक्टर्स इंडिविजुअली अपना अपना इफेक्ट दिखाएंगे, उनका अपना अपना इंडिविजुअल इफेक्ट होगा, मगर उन सारे इंडिविजुअल इफेक्ट्स को आप एक कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर वो सब कुछ करने वाला है जो आपके इंडिविजुअल वेक्टर्स कर रहे थे पहले। तो उन्हीं इंडिविजुअल वेक्टर्स का जब आप रिजल्टेंट लोगे तो वो वही सब कुछ करने वाला है जो आपके इंडिविजुअल वेक्टर्स अलग अलग से कर रहे थे। तो वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया, अगर आपके पास दो वेक्टर्स यहां पर सेम ऑर्डर में हुए तो सम जो सेम ऑर्डर क्या होता है, जब आपके एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे कोइंसाइड करता है, ये दो वेक्टर्स यहां पे सेम ऑर्डर में आ जाते हैं। बट अगर आपके एक वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर रहा है, आप बोल सकते हो कि ये दो वेक्टर्स यहां पर अपोजिट ऑर्डर में है। सिमिलरली अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है, अगेन ये दो वेक्टर्स आपके यहां पर अपोजिट ऑर्डर में आ जाएंगे। अब अगर आपके पास दो वेक्टर्स है जिनको आपने सेम ऑर्डर में लिया हुआ है और आपके पास एक तीसरा वेक्टर है जिसको आपने अपोजिट ऑर्डर में लिया हुआ है, और यहां पर एक पूरा ट्राइंगल जो है वो बन रहा है आपका, यहां पे एक एनक्लोज फिगर आपको मिल रहा है। यहां पे आप बोल सकते हो कि जो वेक्टर आपने लिया ना अपोजिट ऑर्डर में, वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट ऑफ द अदर वेक्टर्स विच आर इन ऑर्डर। तो इस चीज को आपको टेक केयर करना है। तो अगेन मैंने यहां पर पहले लिखा था a प्लस बी प्लस सी वेक्टर, यहां पर सी वेक्टर था इक्विलिब्रियंट वेक्टर, बट यहां पर जब मैंने सी वेक्टर को ट्रांसपोज किया, नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर जो आपके पास था, दैट मींस नेगेटिव ऑफ इक्विलिब्रियंट वेक्टर इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा, होपफुली ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। अगेन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत सही, नहीं किया हुआ है, बहुत सारों के साथ शेयर करो, इतना शेयर करो कि सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ताकि करेक्ट फॉर्म में चीज़ों को बाकी स्टूडेंट्स भी समझ सके। तो मेरा तो इतना ही रहता है, बाकी आप तक है कि आप कितना शेयर करोगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी नेक्स्ट टाइम टेक केयर।